नमस्कार। आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में हम अपने सौरमंडल के बिल्कुल आखिरी छोर तक जाने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं एक ऐसी रहस्यमयी दुनिया की जो कभी हमारा 9वां ग्रह हुआ करती थी, लेकिन आज अंतरिक्ष के घने अंधेरे में कहीं खो सी गई है। तो बस तैयार हो जाइए, क्योंकि हम प्लूटो पे कुछ ऐसे अनसुलझे रहस्यों से पर्दा उठाने वाले हैं जो सच में हैरान कर देने वाले हैं। -230 डिग्री सेल्सियस। जरा सोचिए, यहां के तापमान की कल्पना करना भी मुश्किल है। ये इतनी भयानक ठंड है कि अगर आप वहां एक ग्लास पानी रख दें तो पलक झपकते ही वो जमकर एक पत्थर जैसा सख्त हो जाएगा। ये एक ऐसी जमी हुई दुनिया है जो हमारी सोच से भी कहीं ज्यादा ठंडी और रहस्यमयी है। और देखिए, बात सिर्फ ठंड की नहीं है, जरा वहां की दूरियों और समय के पैमाने पर गौर कीजिए। सूरज की जो रोशनी हमारे धरती पर सिर्फ 8 मिनट में पहुंच जाती है ना, उससे प्लूटो तक पहुंचने में 5 घंटे से भी ज्यादा का वक्त लग जाता है। और समय का तो क्या ही कहना, अगर किसी का जन्म प्लूटो पर हुआ होता तो उसे अपना पहला जन्मदिन मनाने के लिए धरती के 248 सालों का इंतजार करना पड़ता। मतलब वहां अभी तक पहला बर्थडे भी नहीं आया होता। भाग 1, प्लूटो का पतन, 2006 का वो ऐतिहासिक फैसला। आइए समझते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने रातों रात खगोल विज्ञान की दुनिया को पूरी तरह चौंका दिया। तो चलिए इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। दरअसल आईएओ ने तय किया कि भाई किसी भी खगोलीय पिंड को ग्रह कहलाने के लिए इन 3 सख्त नियमों को पास करना ही होगा। पहला, उसे सूरज का चक्कर लगाना होगा। दूसरा, उसमें इतना गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी होनी चाहिए कि वो एक गोल आकार ले सके। और तीसरा और सबसे अहम, उसे अपने ऑर्बिट यानी अपने रास्ते के आसपास के इलाके को अन्य बड़ी चीजों से बिल्कुल साफ रखना होगा। अब देखिए, प्लूटो ने पहली 2 शर्तें तो झट से पूरी कर ली। वो सूरज का चक्कर भी लगाता है और गोल भी है, लेकिन वो तीसरी शर्त में मात खा गया। प्लूटो जिस इलाके में मौजूद है उसे कूपर बेल्ट कहते हैं, और वहां प्लूटो अकेला नहीं है, बल्कि वो अपना रास्ता हजारों दूसरी बर्फीली चट्टानों और ऑब्जेक्ट्स के साथ बांटता है। बस इसी एक वजह से उसे ग्रहों की लिस्ट से बाहर निकालकर एक ड्वार्फ प्लैनेट यानी बौना ग्रह घोषित कर दिया गया। भाग 2, एक ऐतिहासिक खोज। चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं साल 1930 में और जानते हैं कि अंधेरे में छुपी इस दुनिया को पहली बार कैसे खोजा गया था। सोचिए, एरिज़ोना में काम करने वाले महज 23 साल के एक युवा वैज्ञानिक क्लाइड टॉम्बो ने आसमान की तस्वीरों की बारीकी से तुलना कर करके इस ऑब्जेक्ट को ढूंढा था। और इसका नाम किसने रखा, ये और भी दिलचस्प है। इंग्लैंड में बैठी एक 11 साल की बच्ची विनेशिया बर्नी ने। उसने ग्रीक और रोमन माइथोलॉजी के अंडरवर्ल्ड के देवता के नाम पर इसे प्लूटो नाम दिया। और सच में ये नाम बिल्कुल सटीक बैठता है, क्योंकि ये जगह भी उसी देवता की तरह दूर और घने अंधेरे में डूबी हुई है। भाग 3, एक बौने ग्रह की संरचना। बौना ग्रह घोषित होने के बाद भी इसके भौतिक रहस्य किसी को भी हैरान करने के लिए काफी हैं। सबसे पहले तो इसका आकार ही देख लीजिए। ये इतना छोटा है कि अगर हम अपनी धरती के चांद से भी इसकी तुलना करें ना, तो ये हमारे चांद से भी छोटा निकलता है। अगर धरती के आर पार प्लूटो को एक लाइन में लगाया जाए तो ऐसे पूरे 6 प्लूटो लग जाएंगे। मतलब अगर वहां सड़कें होती तो एक कार चलाकर एक ही दिन में पूरे प्लूटो का चक्कर लगाया जा सकता है। अब इतनी छोटे आकार के बावजूद मजे की बात यह है कि प्लूटो का अपना एक पूरा परिवार है। इसके पूरे 5 चांद हैं, शायरन, निक्स, हाइड्रा, कर्बरस और स्टिक्स। और पता है, इनमें से 4 छोटे चांद तो साल 2005 के बाद ही खोजे गए थे, जब हमारी टेलीस्कोप तकनीक थोड़ी और एडवांस हुई। और सबसे बड़ी और दिलचस्प बात तो इसका सबसे बड़ा चांद शायरन है। शायरन कोई साधारण चांद नहीं है। इसका आकार खुद प्लूटो के आकार का लगभग आधा है। ये इतना बड़ा है कि कई वैज्ञानिक तो प्लूटो और शायरन को सिर्फ एक ग्रह और चांद मानते ही नहीं हैं, बल्कि वे इसे एक बेहद अनोखा डबल प्लैनेट सिस्टम कहते हैं। और जब हम प्लूटो की सतह को करीब से देखते हैं तो बिल्कुल एक अलग ही एलियन दुनिया नजर आती है। वहां पानी की बर्फ के 3-3 किलोमीटर ऊंचे पहाड़ हैं जो उस भयानक ठंड में लोहे जितने सख्त हो चुके हैं। उनके बीच नाइट्रोजन बर्फ के बड़े बड़े ग्लेशियर बहते हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात, प्लूटो सफेद या ग्रे रंग का नहीं है, बल्कि इसका रंग लाल और भूरा है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब सूरज की अल्ट्रावायलेट किरणें वहां मौजूद मीथेन से टकराती हैं तो थोलेन्स नाम के ऑर्गेनिक कंपाउंड बनते हैं जो इसे ये अजीब सा लाल रंग देते हैं। यहां एक बहुत ही जादुई, बिल्कुल कविता जैसी खूबी देखने को मिलती है, इसका पतला नाइट्रोजन और मीथेन का वायुमंडल। जब प्लूटो अपने ऑर्बिट में सूरज के थोड़ा करीब आता है तो सतह की बर्फ गैस बनकर फैलने लगती है, मानो प्लूटो गहरी सांस छोड़ रहा हो।
और जब ये सूरज से दूर जाता है तो वही गैस वापस जमकर बर्फ के रूप में सतह पर गिरने लगती है ना कमाल की बात? बिल्कुल एक सांस लेते हुए ग्रह की तरह। इस ग्रह की एक और अजीब बात है इसका रास्ता, यानी इसका ऑर्बिट। बाकी ग्रहों की तरह इसका ऑर्बिट सीधा सीधा नहीं है, बल्कि बहुत ज्यादा झुका हुआ और टेढ़ा है। और इसी वजह से 1969 से 1999 के बीच एक समय ऐसा आया था जब प्लूटो सूरज के इतना करीब आ गया था कि वो नेपच्यून से भी आगे निकल गया था। उस दौरान सौर मंडल का सबसे दूर का पिंड नेपच्यून बन गया था, प्लूटो नहीं। भाग 4, न्यू होराइजन्स मिशन, इंसानियत की पहली झलक। इंसान खुद को प्लूटो के पास जाने से रोक ही नहीं पाया और यहीं से शुरू हुआ एक बेहद रोमांचक सफर। इस शानदार मिशन का नाम था न्यू होराइजन्स। जनवरी 2006 में जब इसे लॉन्च किया गया था तब प्लूटो एक ग्रह ही था, लेकिन अंतरिक्ष की उस अथाह गहराई और दूरी को पार करने में इसे पूरे 9.5 साल लग गए। जुलाई 2015 में आखिरकार ये प्लूटो के पास से गुजरा और इसने सच में इतिहास रच दिया। अब 9.5 साल का समय सुनने में शायद आम लगे, लेकिन जरा इस यान की स्पीड पर गौर कीजिए। न्यू होराइजन्स अंतरिक्ष यान लगभग 58,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ रहा था, मतलब एक बंदूक से निकली गोली से भी कहीं ज्यादा तेज। और इतनी तेज स्पीड के बावजूद उसे वहां पहुंचने में लगभग 1 दशक लग गया। इससे हम सिर्फ अंदाजा ही लगा सकते हैं कि हमारा यह सौर मंडल आखिर कितना विशाल है। और जब न्यू होराइजन्स ने वहां पहुंचकर पहली तस्वीरें भेजी तो सच मानिए पूरी दुनिया बस देखती रह गई। प्लूटो की सतह पर एक विशालकाय, बिल्कुल साफ साफ दिल के आकार का निशान मौजूद था। इसे टॉम्बो रीजियो नाम दिया गया। यह इतना विशाल है कि अमेरिका के टेक्सास राज्य जैसे 2 बड़े राज्यों को मिला दें तो यह उनके बराबर होगा। यह इलाका असल में नाइट्रोजन की बर्फ का एक बहता हुआ मैदान है और यहां बर्फ उगलने वाले ज्वालामुखी भी हो सकते हैं। मतलब प्लूटो कोई मरा हुआ शांत ग्रह नहीं है, बल्कि जियोलॉजिकली पूरी तरह से एक्टिव है। भाग 5, जीवन की तलाश। प्लूटो पर इतनी एक्टिविटी देखने के बाद वैज्ञानिकों के सामने आज का सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, और इस सवाल का जवाब उपसतह महासागर यानी सब सरफेस ओशन के कंसेप्ट में छिपा हो सकता है। सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लगता है कि जहां तापमान 0 से सैकड़ों डिग्री नीचे हो वहां पानी लिक्विड फॉर्म में कैसे रह सकता है, लेकिन वैज्ञानिकों का बहुत मजबूती से मानना है कि प्लूटो की बर्फ की मोटी चादर के ठीक नीचे तरल पानी का एक पूरा का पूरा विशाल समंदर छिपा हो सकता है। तो देखिए ये कैसे मुमकिन है। प्लूटो के अंदरूनी पथरीले कोर में रेडियो एक्टिव तत्व मौजूद हो सकते हैं। जब ये तत्व प्राकृतिक रूप से टूटते हैं तो ये अंदर एक गहरी गर्मी पैदा करते हैं। यही वो गर्मी है जो ऊपर मौजूद बर्फ की परत को नीचे से पिघलाकर पानी बना सकती है। और ठीक हमारी धरती के गहरे समुद्रों की तरह जहां सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुंचती, वहां इसी रासायनिक ऊर्जा के सहारे छोटे छोटे सूक्ष्म जीव या माइक्रोब्स के पनपने की पूरी गुंजाइश हो सकती है। तो ये थी प्लूटो की एक अद्भुत कहानी, एक ऐसा पिंड जिसे ग्रहों के लिस्ट से भले ही निकाल दिया गया हो, लेकिन वो हमारी कल्पनाओं और विज्ञान के सवालों से कभी बाहर नहीं निकला। ये हमें याद दिलाता है कि इस विशाल ब्रह्मांड में अभी भी अनगिनत रहस्य हैं जिन्हें खोजना बाकी है। ये तो बस एक शुरुआत है। जरा सोचिए, भविष्य में जब हम और भी बेहतर तकनीक के साथ वापस उस अंधेरे में जाएंगे तो इस विशाल बर्फीले दिल के नीचे आखिर और क्या-क्या छिपा हुआ मिलेगा, और क्या हम कभी उसे खोज पाएंगे? इसी विचार के साथ हमारा आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त होता है। हमारे साथ इस सफर पर चलने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।